हमारी चर्चा का विषय है खरीफ फसलों में लगने वाले खरपतवार से नियंत्रण। ये जब निकलती हैं, इनको साथ के साथ ख़त्म अगर नहीं किया जाएगा तो ये बहुत जल्दी फैलेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। मैं साबिता ठाकुर और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है खरीफ फसलों में लगने वाले खरपतवार से नियंत्रण। दोस्तों, खरपतवार फसलों से तीव्र प्रतिस्पर्धा करके भूमि में निहित नमी एवं पोषक तत्वों के अधिकांश भाग को शोषित कर लेते हैं। फलस्वरूप फसल की विकास गति धीमी पड़ जाती है तथा पैदावार कम हो जाती है। खरपतवार की रोकथाम से न केवल फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, बल्कि उसमें निहित प्रोटीन, तेल की मात्रा एवं फसलों की गुणवत्ता में भी वृद्धि की जा सकती है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी। डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सतीश जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब धान की फसल लगाई जाती है तो किसानों को सबसे ज़्यादा जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो होती है खरपतवार की समस्या जी। तो धान की फसल में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस प्रकार के खरपतवार लगते हैं और कैसी उसकी समस्या होती है। देखिए, धान दूसरी फसलों से कुछ अलग किस्म की फसल है क्योंकि इसमें पानी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। और खरपतवार या कोई भी फसल या कोई भी पौधा हो, उसको जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसके बढ़ने का तरीका है, उसमें पानी का बड़ा महत्व है। तो धान में वैसे तो आमतौर पर वही खरपतवार देखे जाते हैं जो दूसरों में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खरपतवार की किस्में हैं जो धान में अधिक मात्रा में होती हैं क्योंकि वो अधिक पानी के लिए अनुकूल मानती हैं। अब जैसे सांवक है, बाजरा के पुराने जो इसके रीतिगत पुरानी जो किस्में हैं वो हैं, और कुछ पत्थर चटा जैसी किस्में, ये चीज़ें धान में काफ़ी होती हैं। और धान के अलावा उसमें आसपास से भी क्योंकि पानी आता है, दूसरी बीज आकर उसमें पैदा हो सकते हैं। मतलब दूसरी जगह से भी पानी के साथ बीज आकर और फिर वो पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए धान में जो समस्या है खरपतवार की, उसको बड़ा ध्यान से संभालना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि ये बहुत जुझारू किस्म के होते हैं जो घर पर घास फूस होते हैं और पैदावार में काफ़ी कमी कर देते हैं, इसलिए इनका नियंत्रण आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो सतीश जी, मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो खरपतवार लग जाते हैं तो इनका कोई समय होता है कि फसल की जब बुआई हो रही है उस वक्त लगता है, या फसल खड़ी हो गई है उस वक्त लगते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई समय होता है कि उस वक्त ही लगती हैं ये? देखिए, खरपतवार जो है वो बीज से ही निकलेंगे जी। और वो बीज तब निकलेगा जब उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी। तो इसलिए उनका समय निकलने का तो वही है जैसे कि फसल जो खरपतवार हैं उनका जो अंकुरण होने का समय है उसी समय निकलते हैं वो। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उनके अंकुरण से पहले भी उनका नियंत्रण किया जाए, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं जिसमें उनका अंकुरण ना हो पाए। और दूसरा, अगर उनका अंकुरण होता है तो उसको फिर संभालने के लिए या तो मैकेनिकली हाथ से, मशीन से, दवाइयों से, किसी चीज़ से फिर उनको संभालना पड़ता है। जी, मतलब कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि पुरानी फसल से भी अगर हमने ज़मीन में जुताई नहीं की अगर उसकी, तो पुरानी फसल का भी लग जाता है नई फसल में। हाँ, आमतौर पे ऐसा होता है जब हम धान के लिए अच्छी जुताई ना करें, लेकिन आमतौर पे धान के लिए ज़मीन अच्छी तरह से तैयार करनी होती है, उसमें गोदा करना पड़ता है पानी खड़ा करके, तो उससे काफ़ी लाभ रहता है क्योंकि बहुत से खरपतवार तो उसी में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आजकल एक बिना जुताई की बोने की चलन चला है, उसमें इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और उसमें जो संभाल करनी पड़ती है घास फूस की, खरपतवार की, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। लेकिन आमतौर पर अगर ज़मीन अच्छी से तैयार की जाए या कोई ऐसी फसल ले ली जाए धान से पहले जिसके उगाने से या जिसको ज़मीन के अंदर चला देने से खरपतवार के बीजों के नष्ट हो जाएंगे। जैसे आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि ढैंचा, ये एक नाइट्रोजन का तत्व भी प्रदान करती है और उसके साथ साथ ऐसा मौका मिलता है खरपतवारों को कि वो जम जाएं, अंकुरण हो जाए
और जब हम ढांचा को ज़मीन में चला देते हैं तो वो खरपतवार भी उसी के साथ चल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा इनका निकलने का जो समय है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके क्या विधियां हैं जिनसे आप अपना फसल उगा रहे हैं, पिछली फसल कौन सी ली गई है, आप आगे जो फसल चला रहे हैं उसमें क्या क्या विधियां अपना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर इनके। तो सबसे जो यहाँ पर मुख्य बात ये है कि खरपतवार तो लग जाते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात ये आती है कि उसका किसान निवारण कैसे करे, उसकी रोकथाम कैसे करें और उसको अपनी फसल को अच्छी पैदावार की तरफ कैसे लेके जाएं। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे थे जैसे पुराने किसी फसल से या पुराने किसी जो हमारी विधियां हैं उसमें उससे रह जाए। कुछ फसलें ऐसी होती हैं, खरपतवार ऐसे होते हैं जो देखने में तो हम आपने चला दिया, नष्ट कर दिया, ऊपर से सूख गए, लेकिन उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो फिर अंकुरण होता रहता है, उनका फुटाव सालों साल चलता है। मतलब एक बार में नष्ट नहीं होता। एक बार में नष्ट नहीं होते और उनको बार बार उनको संभाल करनी पड़ती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम फसल के साथ साथ जो भी विधियां अपनाएं वो ऐसी हों जो खरपतवार को कोई बढ़ावा ना दें और उनको निकलने के लिए या फसल को नष्ट करने के लिए या नुकसान करने के लिए उनसे पूरा बचाव दें। अब हम आते हैं इस बात पर कि उनके बचाव के लिए क्या क्या तरीके। बचाव के लिए हमारे को एक तो हम आजकल जो चलन है इस बात का है कि एक समन्वयित तरीका, हम कोई एक तरीका अपनाकर सारी फसलों के घास फूस की फसलों को नहीं कर सकते। तो समन्वयित तरीके में ये भी आता है कि एक तो हम उनको उगने ही ना दें, दूसरा जब वो उगें तो उन्हें ऐसे निकाला जाए कि फसल को नुकसान ना हो और पर्यावरण भी ठीक रहे। और जब इन सब से काम ना चले तो हमारे को बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कोई भी केमिकल यूज़ करने या रसायन यूज़ करने में, क्योंकि फसल में कितनी उपज आ रही है इसी पर हमारा निर्भर रहता है, कारोबार है ये, और हमें कारोबार की तरह लेना चाहिए और हमारे को बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा संकुचित नहीं रहना चाहिए कि हम रसायन ना प्रयोग करें। अगर नुकसान होना है, और आमतौर पे ये पाया गया कि अगर 15 से 20% जो भूमि है उसमें आपको लगे कि खरपतवार है तो वो एक स्टेज है जब आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर वो आगे बढ़कर बहुत नुकसान करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूँगी और दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि इस पे आगे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ खरपतवार फसलों के साथ पकते हैं, जिससे उनके बीज वही भूमि में गिर जाते हैं या फिर फसल के साथ काट लिए जाते हैं। खरपतवार बीजों के अलावा अपने वनस्पति भागों से भी सुगमता पूर्वक स्वयं ही पैदा हो जाते हैं, जैसे हिरनखुरी और मौथा। तो दोस्तों, इस पे और भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आमतौर पे जो हम रिकमेंड करते हैं, अब जैसे ये गाजर घास है, पार्थीनियम जिसको बोलते हैं, हिरनखुरी है, मोथा है, सांवक है, ये सब चीज़ें जब निकलती हैं, पत्थर चटा है, ये जब निकलती हैं इनको साथ के साथ ख़त्म अगर नहीं किया जाएगा तो ये बहुत जल्दी फैलेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि हाथ से आदमी को जब भी खेत में जाए जो भी बीज नज़र आए ये खरपतवार उसको निकाल दें, और कोशिश ये करनी चाहिए उसको जड़ से निकालें। लोग क्या करते हैं, ऊपर से अगर तोड़ दिया तो फिर पत्ता फुटाव हो जाएगा, वो फिर बढ़ जाएगी, तो वो कुछ नहीं है। तो ऐसे हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अगर हाथ से कर रहे हैं तो जड़ से खींच कर निकालें, और ऐसी स्थिति में निकालें जब वो जड़ से निकल आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। खरपतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान को 15 से 85% तक का आंका गया है। कभी कभी ये नुकसान 100% तक पहुंच जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसे और विस्तार से। सतीश चंद्रा जी, आगे मैं आपसे इस पे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी मैंने दर्शकों को बताया कि इसका नुकसान 15 से 85% तक बढ़ जाता है, तो हमें इसका जो नुकसान है, जिससे हानियाँ होती हैं, उसका क्या मतलब, किस स्तर तक इसकी हानि हो सकती है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, खासकर धान की फसल में। देखिए, ये जो खरपतवार हैं ये धान में या दूसरी किसी भी फसल में हानि तब पहुंचाते हैं जब इनकी जो बढ़ोतरी है उस पर हम कोई नियंत्रण नहीं रखते, क्योंकि खेत में जैसा आपने बताया
कि बीज हवा से उड़कर भी आ सकता है, पानी के रास्ते भी आ सकता है, जानवर आते हैं, आदमी आते हैं, उन सब के आने जाने से खेत में इनके बीज आ जाते हैं। और हमें अगर उन्हें रोकना है, अपने नुकसान को कम करना है, फसल के नुकसान को कम करना है, तो इनके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि मूंगफली की खेती गुजरात में ऐसे होती है कि आप उसको देखते रह जाए, लोग क्लीन कल्टीवेशन बोलते हैं उसको। बिल्कुल आप 100 किलोमीटर तक ड्राइव करके जाएं, आपको दिखेगी सिर्फ मूंगफली दिखेगी, उसमें और कोई दूसरा पत्ता नहीं दिखा किसी और फसल का। तो वो उनका कई सालों का नियंत्रण है जो आज इस स्थिति पर ला कर रखा है कि दूसरे कोई बीज जो है नहीं आ सकते। और ये नियंत्रण इससे आता है, इसमें काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए कि हम लोग जिस समय हमें खरपतवार दिखे उसका हमें निवारण कर देना चाहिए उसी समय। हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी 1-2 पौधे हैं, कोई बात नहीं है। और जैसा आपने बताया, अगर वो 1-2 पौधे भी रह जाते हैं, उनका बीज बन जाता है, खेत में गिर जाता है, तो फिर वो अगले साल पूरा खेत भर देता है। ख़ास तौर से जैसे आपने हिरणखुरी की बात की, मोथा की बात की, इनमें तो ये भी है कि आप अगर ऊपर से काट देंगे, दबा देंगे, तो वो क्योंकि उनके गांठें नीचे होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, वो फिर से निकल आते हैं। तो उसमें हमारे को बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। खरपतवार ऐसी चीज़ है जिसको जल्दी से जल्दी और पहले इस स्थिति में ही ख़त्म कर देना ज़रूरी है। आम तौर पे जो हम रिकमेंड करते हैं, अब जैसे ये गाजर घास है, पार्थीनियम जिसको बोलते हैं, हिरणखुरी है, मोथा है, सांवक है, ये सब चीज़ें जब निकलती हैं, पत्थर चटा है, ये जब निकलती हैं, इनको साथ के साथ ख़त्म अगर नहीं किया जाएगा तो ये बहुत जल्दी फैलेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि हाथ से आदमी को जब भी खेत में जाए, जो भी बीज नज़र आए ये खरपतवार, उसको निकाल दे। और कोशिश ये करनी चाहिए उसको जड़ से निकाले। लोग क्या करते हैं, ऊपर से अगर तोड़ दिया तो फिर पत्ता फुटाव हो जाएगा, वो फिर बढ़ जाएगी, तो वो कुछ नहीं है। तो ऐसे हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अगर हाथ से कर रहे हैं तो जड़ से खींच कर निकालें, और ऐसी स्थिति में निकालें जब वो जड़ से निकल आए। दूसरी बात यह है कि आजकल कुछ मशीनें ऐसी आई हैं जो खरपतवार को चला के मिट्टी में मिला देती हैं, दबा देती हैं वहीं पर। तो उससे क्या होता है कि वो जो अंकुरन होने की या फुटाव की जो जगह है वो भी उससे दब जाती है। आमतौर पे ये देखा गया है कि मशीन से अगर सफाई करनी है हमने, तो आमतौर पे तब करनी चाहिए जब देखा जाए कि 15 से 20% भूमि जो है वो इनसे ढकी हुई है, खरपतवारों से ढकी हुई है। अगर हमने इस स्थिति में नहीं किया तो उस वक्त नुकसान बड़ा होना शुरू हो जाता है। 4-5% से लेकर 15% होगा तो 4-5% तो घटेगी ही पैदावार। लेकिन अगर उसको छोड़ देंगे तो जैसा आपने बताया कई बार 100% भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पे देखें, औसतन अगर आप एक पूरा गांव ले लें तो उसमें औसतन ऐसा होगा कि 30 से 35% नुकसान जो होता है वो तब होता है जब हम खरपतवार का नियंत्रण ढंग से नहीं कर पाते। तो जैसा मैंने बताया, एक तो हाथ से निकालना, एक मशीन, आजकल मशीनें बड़ी अच्छी आ गई हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। पहले ये होता था कि मशीन जब जैसे धान में चला रहे हैं तो धान में ज़मीन गीली होती है, मिट्टी चिकनी होती है, तो उसको चलाते चलाते उसमें मिट्टी जम जाती है, मशीन काम नहीं कर पाती है। आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं, ख़ासतौर से चाइना से, कोनो, कोमिस्को, पसल, और उसके अलावा वो बैटरी से चलित आ गई हैं, उसमें ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता। उसमें क्या है कि उसको खरपतवार को निकालने के लिए 2 चक्रियाँ लगी हुई हैं। आगे वाली चक्री ज़मीन को ज़रा हल्का करती है ताकि मिट्टी बहुत चिकनी ना हो, तो पीछे वाला जब वो चक्री आती है तो वो अच्छी तरह से एक तो लपेट लेती है खरपतवार को और फिर उसको ज़मीन में दबा देती है। तो ऐसी मशीनें आजकल आ गई हैं। थोड़ा सा ये ज़रूर है कि उनकी कीमत लोगों को लगता है ज़्यादा, लेकिन जितना वो फ़ायदा पहुंचाती हैं उसके मुकाबले में कीमत ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसी मशीनों को लें, बहुत छोटे। और धान में आपको पता है कि 8 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है फासला लाइनों का, तो उसमें बहुत कम जगह होती है। और ये मशीनें ख़ास तौर से बनाई गई हैं ऐसी कि ऐसी पतली जगह पर, जहाँ पर सकरी जगह है, चलाना मुश्किल है, तो आदमी अगर ध्यान से चलाएगा तो कर लेगा। और ये जितना चलाने में ख़र्चा आता है या समय लगता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तो ना सिर्फ खरपतवार दब जाते हैं, बल्कि ज़मीन क्योंकि उसके एरेशन हो जाता है, उसमें हवा लगती है, उसके अंदर सारा कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि फसल की बढ़ोतरी जो है वो तेज़ हो जाती है। और आखिरी तरीका ये है कि
हम उसमें रसायन का प्रयोग करें। सर, आपसे रसायन के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रासायनिक विधि से आप अपने खरपतवारों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। देखिए, धान हमारी एक बड़ी मुख्य खाद्य फसल है और कुछ साल पहले हमने 100 मिलियन टन या 10 करोड़ टन पैदावार का आंकड़ा हमने उसमें पा लिया था। तो अगर हम खरपतवार नियंत्रण करेंगे तभी हम आगे इससे बढ़ोतरी कर पाएंगे अपने पैदावार में। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हर किसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके पैदावार में इतना इजाफा हो ताकि हम आने वाले समय के लिए पर्याप्त मात्रा में पैदावार ले सकें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। आइए जानते हैं कि खरपतवार को अब रासायनिक तरीके से कैसे निवारण किया जा सकता है। सतीश जी, जैसा कि आप ब्रेक पर जाने से पहले हमें बता रहे थे कि खरपतवारों को हम रासायनिक तरीके से भी उनका निवारण कर सकते हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से वो तरीके हैं। जी देखिए, जो खरपतवारों को रासायनिक तरीके से हटाना होता है उसमें दो चीज़ें ज़रूरी मानी जाती हैं। एक तो ये कि खरपतवार निकलने से पहले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्री इमरजेंस बोलते हैं जी। और दूसरा वो होता है जो खरपतवार जब निकल आते हैं उसके बाद होता है और उनको पोस्ट इमरजेंस बोला जाता है। फ़र्क ये भी होता है कि प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस जब आप रसायन छिड़क रहे हैं उसका बुरा असर फसल के ऊपर ना पड़े। तो सबसे पहली बात तो ये कि रसायन ऐसे हों जो फसल को नुकसान ना करें। दूसरा, आप किस समय पर निवारण कर रहे हैं, खरपतवार का नियंत्रण करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, या करना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए धान की बात कर रहे हैं हम लोग, धान में रोपाई के बाद 2-3 दिन के अंदर हमारे को प्री इमरजेंस वाला रसायन यूज़ करना चाहिए, केमिकल यूज़ करना चाहिए, ताकि उससे जैसे ही अंकुरित हो खरपतवार वो वहीं पर मर जाए। तो प्री इमरजेंस के लिए जो आम तौर पे बाज़ार में मिलते हैं, अब मैं केमिकल नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो शायद समझ में नहीं आया किसी के। स्टॉम्प नाम की दवाई पेंडिमेथिलिन है, वो बाज़ार में मिलती है। तीर नाम की मिलती है, कई नामों से बाज़ार में, इरेज के नाम से मिलती है। ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं खरपतवार को प्री इमरजेंस स्टेज पर, और इनके आम तौर पे 700-800 ग्राम या मिलीलीटर से लेकर 1 किलोग्राम तक की इनकी वो विधि है, मात्रा होती है। उसको पानी में घोलकर पर्याप्त मात्रा में उन पर स्प्रे किया जाता है। ये देख कर के हमारा कितना एरिया है उसके हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से इतना है। दूसरा पोस्ट इमरजेंस आता है जो कि 15 से 20 दिन के बाद रोपने के किया जाता है, और आमतौर पे हम ये सिफारिश करते हैं कि प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों प्रयोग किए जाए। अब पोस्ट इमरजेंस के लिए 2-3 हैं केमिकल्स ऐसे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम इस्तेमाल होती है। एक ऑल मिक्स है, उसकी मात्रा केवल 30 ग्राम प्रति एकड़ है। तो ध्यान से करना होता है कि, और ये मात्रा इसलिए कम रखी जाती है ताकि उस वक़्त फसल जो है थोड़ी सी बड़ी होती है, तेज़ रफ्तार में बढ़ने वाली होती है, उसके ऊपर कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात यह है कि जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि खरपतवार की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा उलझ ना जाए। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो इन दवाइयों से, जो हम बहुत पिछले 10-15 साल से इस्तेमाल करते रहे हैं, वो उसको रेजिस्टेंट हो जाती हैं। उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि अवरोधक शक्ति आ जाती है, उससे ज़्यादा असर नहीं होता। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक साथी नाम की, उसका नाम तो बड़ा पायरोज़ोफ्लोरोज़ोन है, लेकिन साथी के नाम से आती है, वो प्री इमरजेंस है, वो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, 100 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल होती है। तो ये दवाई ऐसी है जिसको कि ये खरपतवार अभी जानते नहीं हैं, इसलिए आसानी से मर जाते हैं। तो ये नई दवाई आई है, तो ये प्री इमरजेंस है, यानी धान रोपने के 2 से 5 दिन के अंदर इसको स्प्रे करना चाहिए। और ऐसे ही एक सनराइज, वो नई आई है, उसका नाम भी ऐसा ही है, इथॉक्सीपायरोज़ोन फ्लोरोज़ोन। तो वो और भी कम मात्रा में इस्तेमाल होती है, 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 40 ग्राम प्रति एकड़। लेकिन हमारी सिफारिश ये है कि वो दोनों इस्तेमाल किए जाए ताकि खरपतवार दोबारा ना निकल पाए। और इसके बाद अगर निकलते हैं तो
हम ये रिकमेंड नहीं करते कि केमिकल दोबारा यूज़ किया या रासायनिक विधि फिर से अपनाई जाए। उस वक्त मशीन या हाथ के साथ उसको करना चाहिए, क्योंकि कई खरपतवार ऐसे होते हैं, जैसा आप अभी बात करते रहे, बाहर से आ जाते हैं और बाद में अंकुरित होते हैं जब ये दवाइयों का असर ही नहीं रहता। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर हमारी फसल इतनी बड़ी हो गई है जो उसको इतनी छाया दे देगी कि वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे या उतना जुझारूपन उनमें नहीं रह जाएगा, तो उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए। लेकिन हाथ से पौधे को उस वक्त उखाड़ दें जब आप जड़ से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सतीश जी, जो आपने इतना हमें निवारण बताया कि किन किन विधियों से हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, तो क्या इसका कुछ हमारे नेशनल लेवल पे भी सभी किसानों के लिए ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे जिससे असर जो पड़ता है हमारे नेशनल लेवल पे इसका खरपतवार का वो कम हो सके, या फिर उसमें किस स्तर तक उसका इफेक्ट होता है? देखिए, धान हमारी एक बड़ी मुख्य खाद्य फसल है और कुछ साल पहले हमने 100 मिलियन टन या 10 करोड़ टन पैदावार का आंकड़ा हमने उसमें पा लिया था। तो अगर हम खरपतवार नियंत्रण करेंगे तभी हम आगे इससे बढ़ोतरी कर पाएंगे अपने पैदावार में। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, हमें कोशिश ही करनी चाहिए, हर किसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके पैदावार में इतना इजाफा हो ताकि हम आने वाले समय के लिए पर्याप्त मात्रा में पैदावार ले सकें। मेरा ख्याल है कि अगर सब लोग, जो धान का किसान है वो ऐसे थोड़ा सा जागरूक किसान है, तो मुझे लगता है कि 50% किसान तो अवश्य ये सब विधियां अपनाकर पैदावार लेते हैं और अच्छी हमारी जो एवरेज पैदावार है, औसतन पैदावार है, वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन उससे भी आगे बढ़ा जा सकता है। उसमें जो बाधा है, जो मुख्य बाधा है, वो खरपतवार ही है। और अगर खरपतवारों का नियंत्रण कर लें तो मैं जानता हूँ कि इसमें 25 से लेकर 30% तक का हम लोग योगदान दे सकते हैं धान की पैदावार में एट ए नेशनल लेवल। जी बिल्कुल सतीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को खरपतवार से रिलेटेड इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे वो नियंत्रित करके अपनी फसल को और उपजाऊ बना सकते हैं। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। हमारे आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि आज की आधुनिक कृषि में खरपतवार नियंत्रण मुख्य रूप से खरपतवार नाशक दवाओं के प्रयोग से किया जाता है। इस पर नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवाओं के प्रयोग में कम समय लगता है और साथ ही मशीनों के प्रयोग से भी इसका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने आपको इस एपिसोड में बताया वो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।